नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 4 है और इसमें हम लोग बात करेंगे भारत में डचों का आगमन। देखिए, इतिहास की हमेशा से एक विडंबना ही रही है कि जब भी एक कोई देश पीक पे पहुंचता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होना तय होता है। मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगालियों को कि लगभग 100 सालों तक देखिए किस तरीके से हिंद ओशियन में पूरी तरीके से राज किया, कंट्रोल किया। लेकिन अब यहाँ पे उसका एक दूसरा कॉम्पिटिटर डचों का भारत में आगमन हो रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया पे आगमन हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें आप यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से डचों के द्वारा पुर्तगालियों को हटाया गया, और सिर्फ पुर्तगालियों को हटाया ही नहीं गया बल्कि भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में किस तरह से व्यापार किया गया। और फाइनली जब अंग्रेज़ों से उनका प्रतिस्पर्धा होगा तो अंग्रेज उस सबको पूरी तरीके से हरा देगा और वो बिल्कुल वो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों तक सिमट के रह जाएगा। तो पूरा का पूरा ठीक है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारा फैक्ट भी है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट अगर मिला देंगे तो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से ठीक है आपको समझ में आएगी। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। कोई क्यूरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ डायमेंशन के अंतर्गत इस डचों को भी यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि हमेशा एक रोड मैप आपके साथ ज़रूर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आगमन से पूर्व की स्थिति क्या थी। आखिर डचों के द्वारा इतना अधिक लेट क्यों लगाया गया, जबकि पुर्तगाली बहुत पहले आ चुके थे। ठीक है, सब यूरोप वाले ही हैं, लेकिन डच इतना लेट क्यों लगाया सब। कंपनी की स्थापना यहाँ पे किस प्रकार से डच कंपनी की स्थापना हुई, कैसे यह एक बहुत बड़ा रिटर्न देने वाली मैंने यूरोपियन कंपनी में सबसे अधिक लाभांश देने वाली कंपनी बनी। व्यापारिक बस्तियां किस प्रकार से सिर्फ भारत में ही नहीं अमूमन पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के तरह पुर्तगालियों को हरा के पराजित करके व्यापारिक बस्तियां भी बसाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे डच पुर्तगाली संघर्ष, जिसमें पुर्तगाली यहीं पे पूरी तरीके से सब डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और उसके तत्पश्चात देखेंगे कि अंग्रेज़ों का संघर्ष होगा, डचों का संघर्ष होगा अंग्रेज़ों से, और इसमें अंग्रेज़ सब हार जाएगा। और फाइनली यहाँ पे योगदान और पतन। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है, सारे ही डायमेंशनों को हम लोग बारी बारी से कवर करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगमन से पूर्व की थोड़ा स्थिति को समझिए कि आखिर डचों ने इतना लेट क्यों लगाया। तो देखिए, जब भी किसी बड़े लक्ष्य की अगर प्राप्ति करनी होती है तो उसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ती है, और ये तैयारी अगर देखा जाए तो डच तो बहुत पहले यहाँ पे शुरू कर चुके थे। देखिए, वर्तमान में अगर डचों को देखा जाए तो वहीं हॉलैंड का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा हॉलैंड का क्षेत्र, यहीं पे आपको मिल जाएगा राइन नदी। ठीक है, इधर जो जाएगा और राइन नदी यहीं पे आके आपको मिल जाएगा इंग्लिश चैनल जो बिल्कुल ठीक है इंग्लैंड को और पूरा जो यूरोप का जो स्थल खंड का जो भाग है इसको सेपरेट करेगा, अलग करेगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिस्के की खाड़ी। ठीक है, तो यहीं पे जो क्षेत्र है ध्यान रखिएगा, यहीं पे जो हॉलैंड का जो क्षेत्र था उसी में जर्मन मूल के जो लोग थे काफ़ी बड़ी मात्रा में यहीं पे लोग डच रहा करता था सब। अब ये डच लोग बहुत लंबे समय तक पिसता रहा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, फाइनली ठीक है काफ़ी समय लगा, लेकिन उस समय की अगर यहाँ के बात किया जाए, यहाँ पे ये जो डच सब था तो ये लोग क्या करता था कि देखिए संसाधन के दृष्टिकोण से तो ये लोग उतना सफल उस समय नहीं था, औद्योगिकरण और तकनीक का उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये लोग पूरी तरीके से व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये लोग पुर्तगालियों पे डिपेंडेंट था, क्योंकि पुर्तगाली लोग इसी रास्ते से होके देखिए व्यापार करता था और सारा वस्तु यहीं पे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में लाता था। अब यहाँ से चूँकि वस्तुओं को एक लॉजिस्टिक हब बन चुका था लिस्बन, पुर्तगाल का एरिया। अब यहाँ पे जो डच व्यापारी क्या करता था सब, ठीक है, तो ये इसी इंग्लिश चैनल के पार होते, स्थल खंडों के पार होते ऐसे, ठीक है, दोनों ही रास्तों से। ध्यान रखिएगा यहीं पर राइन ठीक है नदी भी है जो पूरे यूरोप को अगर देखा जाए ठीक है तो आपको बांटती हुई नजर आएगी, बीच से यहाँ पे निकलेगा और ये राइन नदी जाके इंग्लिश चैनल में गिर जाएगा। तो इसी राइन नदी से ये लोग नाव लेके आता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश चैनल से भी लेके आता था। ये सब मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा जो वस्तुओं को ठीक है ले जाया जाता था, वहाँ से अब क्या करता था ये डच लोग
तो सेकेंडरी का रोल मतलब प्ले करता था। एक मतलब समझ सकते हैं कि एज ए लॉजिस्टिक, सेकेंड लॉजिस्टिक के रूप में ये सब प्रयोग करता था। ले जाता था यहाँ पे और यहीं से वस्तुओं को फिर यूरोप में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ सब बांटता था। तो लिस्बन से ले जाता था और एंटवर्प, वर्तमान में जो बेल्जियम का जो इलाका है, वहीं पे उतार के, ठीक है, बाकी चीज़ों को, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करता था, फैलाता था। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए पुर्तगाली द्वारा लाए गए वस्तुओं का यूरोप में ये सब व्यापार करता था। इतना सब सक्षम था नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि काफ़ी बंदरबाट हुआ इस सब का फ्रांस और जर्मनी के बीच। अब धीरे धीरे ये सब व्यापारिक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से अपना ट्रेड को बढ़ाते हुए, जबकि बाहर भी नहीं आ रहा है, भारत में भी नहीं आ रहा है, बल्कि पुर्तगालियों से वस्तुओं को खरीद के वहाँ पे जाके सब अपना ट्रेड बढ़ा रहा है। इससे क्या हुआ, उस सबको ज़बरदस्त मुनाफा हुआ और इसी मुनाफा का उपयोग उस सबको लगा कि भाई यहाँ से हमें इतना मुनाफा हो रहा है, पुर्तगालियों से खरीद रहे थे इतना मुनाफा हो रहा है, अगर हम मेन जगह पे चले जाए, ओरिजिन पे चले जाएं, अर्थात भारत पे या दक्षिण पूर्व एशिया पे चले जाएं, तो कितना मुनाफा होगा। लेकिन उस सबको ये भी डर था कि यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले पुर्तगाली लोग आ चुका है और उसमें पुर्तगाली एक बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद था। ट्रेड, समझिए, आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति की नींव होती है और उसमें नौसैनिक शक्ति की नींव था पुर्तगालियों का, जो बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार। अब वो सब इतना समझ गया था कि देखो जब तक हम अपना सैनिक मजबूत नहीं करेंगे तब तक इधर जाना ही बेकार है, जाएंगे बेफालतू सब। यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी लगा है, काटेज आर्मी पद्धति लगा हुआ है। अगर हमको इस क्षेत्र में उतरना है तो हर हाल में हमें अपनी नौसेना शक्ति को मौजूद करना पड़ेगा, माने मजबूत करना पड़ेगा, तकनीकी को यहाँ पे, ठीक है, मजबूत करना पड़ेगा। जो भी गोला बारूद है मॉडर्नाइज हो कि यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। और इसी क्रम में बहुत शानदार तकनीक का सब प्रयोग किया। फ्लूट शिप, देखिए फ्लूट शिप मतलब समझ रहे हैं ना, तैरने वाला जो जहाज होता है, काफ़ी हल्का जहाज को सब खोज कर लिया। काफ़ी कम लोग इसको, ठीक है, चला सकते थे, बहुत कम, मैंने कोई ज़रूरी नहीं था। पहले पूरा देखते हैं ना पुराने जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, कितने लोग होते हैं, कोड़ा मार मार के दासों से जहाज़ को चलाया जाता था, लेकिन ये लोग हल्का जहाज़ बना लिया सब। इससे क्या हुआ कि सबका लेबर कॉस्ट कम हो गया। अब लेबर कॉस्ट कम होगा तो व्यापारिक मुनाफा तो दिया मतलब ये सबको मिलेगा ही मिलेगा, और वही हुआ। और आगे चल के 1609 तक आते आते देखेंगे ये लोग तब तक भारत में आ चुका है। अब लिस्बन से जो लॉजिस्टिक हब था, प्राइमरी जो हब था, वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है हॉलैंड के तरफ, अर्थात वर्तमान में, ठीक है, जिसको नीदरलैंड बोला गया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये जो जहाँ डच लोग रहते थे उसको हॉलैंड बोला गया, और हॉलैंड अपना नाम छोड़ दिया 2019 के अक्टूबर महीने में, और अब से इसी हॉलैंड को बोला गया नीदरलैंड। काफ़ी फेमस जगह है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे, ठीक है, जगहों के नाम यहाँ पे मौजूद है। नीदरलैंड, इसी का प्रमुख जो बंदरगाह है एम्स्टर्डम, ध्यान रखिएगा, एम्स्टर्डम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंग्लिश चैनल के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो निर्यात व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। देखिए कौन बन जा रहा है अब बन जा रहा है यहाँ पे हॉलैंड। एशियाई वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, ये लोग तेज़ी से व्यापार करने लगा, और धीरे धीरे, ठीक है, इस सब का पूरी तरीके से डेवलपमेंट शुरू हुआ, और नौसेना को बढ़ाया, तकनीक को बढ़ाया, पुर्तगालियों से टक्कर भी हुआ, तब जाके लोग टक्कर दे पा रहा है। तो देखिए ऐसे ही रणनीति होना चाहिए कि अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए, अदरवाइज फिर टिक नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है। ऑलरेडी पुर्तगाल में जो चीज़ हो रहा है, ठीक है, लोग अपना व्यापार कर रहा है, सब देख रहा है, डच सब। 1595 में एक क्रांतिकारी दौर आया जब वहीं का एक डच व्यक्ति कार्नेलिस डी हाउंटमैन, ध्यान रखिएगा, यही प्रथम डच यात्री था जो भारत आया हुआ था। और सिर्फ भारत नहीं आया था बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मलाया के क्षेत्रों की तरफ भी गया था। वहाँ, ठीक है, गया, सारी गतिविधियों को देखा, डचों की गतिविधियों को देखा कि किस तरीके से लोग व्यापार कर रहे हैं, जाके वहाँ पे अपने लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि यार अब समय आ गया है, अब मौका आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं, व्यापार के लिए अपने लोगों को यह प्रोत्साहित करना शुरू किया। और आपको पता है कि जो तस्मान था वो भी हॉलैंड का ही था, जिसने तस्मानिया सी न्यूजीलैंड की खोज किया था। तो देखिए वो लोग पीछे नहीं है, बस ये था कि छोटा क्षेत्र था,
उस सबके पास संसाधनों की कमी थी, इसीलिए लोग शुरू में निकल नहीं पाया। पता उस सबको पहले से है, लेकिन अब उस सब कहाँ खुला का खुला रह गया। 1602 के आसपास यहीं पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी। और जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाएगी तो इसमें पैसा जो लगाने वाले देखिएगा लाइन लग जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि व्यापारिक गतिविधियाँ पूरब में होने वाली है, इंडिया में होने वाली है। समझ रहे हैं ना, मैंने जो मेडिटेरियन सी होता था उसके पूर्व में व्यापार होने वाला है, और उधर व्यापार करने से हमको कितना फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे जो पैसा लगेगा दो तरह से लेगा। देखिए आज जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट ठीक है पार्टनरशिप, ये उसी समय डचों ने उसका उपयोग कर लिया। पब्लिक प्राइवेट ठीक है पार्टनरशिप अर्थात जो ज्वाइंट वेंचर का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लाया गया, और इतने लोगों ने उसे पैसा डाल दिया उस कंपनी पे, डच इंडिया कंपनी पे, ठीक है, कि 65 लाख गिल्डर, उस समय गिल्डर वहाँ की मुद्रा होती थी, बहुत बड़ी राशि थी उस समय, ठीक है, 65 लाख गिल्डर इकट्ठा हो गया। अब स्थापना संसद के द्वारा कर दी गई कि देखो भाई 21 वर्षों के लिए हम तुमको दे रहे हैं। जैसे हुआ था ना, आगे चल के देखेंगे हम लोग कल कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होगी तो महारानी के द्वारा उसको 15 वर्षों के लिए चार्टर दिया जाएगा। संसद भी दे रहा है कि देखो 21 वर्ष दे रहे हैं, मैंने तुम्हारे पास 21 वर्ष है, ठीक है, जो करना है कर लो। संसद ने पूरी छूट दे दिया कि अपनी नीति को, ठीक है, चाहे आक्रमण रखो चाहे संधि का माध्यम रखो, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाएगा सब तो पुर्तगाल ऑलरेडी पहले से मौजूद है, जरूर ही वहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी लगा हुआ है, मामला गड़बड़ होगा। पूरी छूट थी, मतलब डू एंड डाई की स्थिति, करो या मरो की स्थिति थी कि अब जा रहे हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे संधि करो आक्रमण करो, लेकिन हर हाल में व्यापारिक मुनाफा चाहिए ही चाहिए। भूमध्य सागर के पूरब में व्यापार का अधिकार मिल गया, और 17 व्यक्तियों का भी, ठीक है, इस कंपनी को देख रेख के लिए एक बोर्ड बना दिया गया। जैसे कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आएगी, ठीक है, तो उस कंपनी के देख रेख के लिए, ठीक है, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। वैसे ही इनको देखने के लिए 17 व्यक्तियों का बोर्ड यहाँ पे लाया गया। अब इस कंपनी का नाम है, देखिए, ठीक है, थोड़ा अटपटा नाम है, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी का भी हो सकता है कि किसी, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम वगैरह में पूछ दे। और यही जो कंपनी थी, देखिए, इतनी बड़ी पूंजी थी और इतनी कुशलता से डचों ने व्यापार किया यहाँ पे कि लगभग 2 वर्षों तक इतना, ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी लाभांश नहीं दे पाई जितना ये दिया। 2 वर्षों तक अपने शेयर धारकों को 18% यहाँ पे सब लाभांश कंटिन्यू रूप से देता रहा, जो बहुत बड़ी राशि होती है 18%। सोचिए आज तो 1% का भी मार्जिन नहीं होता, 0 पॉइंट में चलता है, तो भी पूरा पूरा यहाँ पे मार होते रहता है, किसी को शेयर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो 18% रिटर्न मिल रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब का जो सबसे अधिक जो कंसंट्रेशन किया दक्षिण पूर्व एशिया के तरफ, कि भाई वहीं पे व्यापार करना है, क्योंकि वहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में देखिए पूरा पूरा इक्वेटर का एरिया है, और वहाँ पे अगर देखिएगा तो मसाला वगैरह आज भी खूब होता है, पहले भी खूब होता है। मसाला वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में होगा, भारत में होगा, या फिर जो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, इन्हीं क्षेत्रों में मसाला आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो सब वहाँ चला गया, सबसे मैंने अधिक ध्यान दिया, मुख्यालय वहीं पे बनवाया सब, ठीक है, बटाविया में, जो वर्तमान में इसको जकार्ता बोला गया, ठीक है। तो मैप में आप लोग देख लीजिएगा, नीचे ही आपको इंडोनेशिया के नीचे आपको जकार्ता बहुत ही फेमस क्षेत्र है, देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत आगमन। तो देखिए ये सब कहाँ चला गया, ये सब चला गया इधर इंडोनेशिया के क्षेत्रों की तरफ चला गया, यहाँ भारत है। अब इंडोनेशिया के क्षेत्रों की तरफ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से सब क्या हुआ कि इस सब की कंपनी का स्थापना तो देखिए 1602 में हो चुकी थी। तो 1602 में हो चुकी थी तो 3 साल क्या कर रहा था सब, 3 साल ये जो कर रहा था सब इधर इंडोनेशिया के क्षेत्रों में सब गया था। और इसी इंडोनेशिया के क्षेत्रों में जब जाएगा तो पहले से उस सबका प्रतिद्वंदी मौजूद है, पुर्तगाली सब मौजूद है, वहाँ से उस सबका युद्ध भी होगा। पहले तो यहाँ घुसेगा तब भी युद्ध हो जाएगा हिंद ओशियन में, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, उस समय देखेंगे कि जो पुर्तगाली लोग था, ठीक है, धीरे धीरे सब फ्रांस से सेपरेट हो जाएगा, सब स्पेन से सब सेपरेट हो जाएगा। उसकी भी शक्ति में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मामला सेटल डाउन हो जाता है और 1605 में अभी सब आएगा इसे, ठीक है। तो देखिए पूरा इधर बे ऑफ बंगाल होके आएगा, तो यहीं पे आएगा सब मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम बोला गया, ठीक है। यहीं पे आके 1605 में अपनी व्यापारिक बस्ती को
बसाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो प्रथम व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम होगा 1605 में। और यहाँ से देखिए नील बहुत अधिक निर्यात किया जाता था, बहुत फेमस है, कभी कभी इस तरह का भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नील का निर्यात जिसे ये लोग मंगाता था उत्तर भारत से, मध्य भारत से, और यहाँ के जो मसूलीपट्टनम जो पोर्ट था यहीं से नील का एक्सपोर्ट करता था। और निर्यातित वस्तुएं थी जो भारत से जनरली निर्यात किया जाता था, जैसे नील तो सबसे इम्पोर्टेंट था, सोरा था, सूती वस्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र का कह सकते हैं कि डचों का ही श्रेय दिया गया कि भारत से अधिक निर्यातित किया गया, जिसका आगे अंग्रेजों को भी लाभ मिला। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग कि भारत में कब कब यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्रियों की, व्यापारिक बस्तियों की, उस सबकी स्थापना की गई। बिल्कुल आसान है, देखिए सबसे पहले तो आया, ठीक है, मसूलीपट्टनम में आया सब 1605 में। अब जब मसूलीपट्टनम में 1605 में आया तो जस्ट उसके ऊपर यहीं पे चंद्रगिरी का शासक हुआ करता था। इससे एक समझौता करके पुलिकट के क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, इसी पुलिकट के क्षेत्रों में अपना दूसरा व्यापारिक बस्ती बना लिया। और इस पुलिकट के क्षेत्रों में एक जगह है जिसका नाम है गेल्डरिया। ध्यान रखिएगा, नाम बहुत फेमस नाम है गेल्डरिया। इस गेल्डरिया में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो मेरी आवाज़ को सुन लीजिए। गेल्डरिया, यहीं पे सब पहला अपना दुर्ग बनाया। ध्यान रखिएगा, पहला अपना दुर्ग बनाया गेल्डरिया में। और यहाँ पे सब सिक्का की भी ढलाई किया। ध्यान रखिएगा, सिक्का की, उस समय पेगोड़ा सिक्का जो चल रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुरू से, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि जब आया हुआ था शेर शाह, आपको याद नाम कहीं होगा, ठीक है, अगर मध्यकालीन भारत थोड़ा पढ़े होंगे तो शेर शाह सब जो सूर्य आया हुआ था तो ठीक है, सोना का सिक्का चलाया हुआ था, ठीक है, तांबा का, चांदी का जीतल चलाया हुआ था, ठीक है, सॉरी, तांबा का रुपया चलाया हुआ था और तांबा का जीतल चलाया हुआ था। तो धीरे धीरे मुद्रा प्रणाली का यहाँ पे क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। और पेगोड़ा सिक्का, ऐसा बोला गया कि ये लोग जो अपना औद्योगिक कर्मियों को जो रखता था काम करवाने के लिए, उस सबको वेतन के रूप में ये सब पेगोड़ा सिक्का दिया करता था। उसके बाद से 1610 के बाद से ये सब निकल गया इधर सूरत के तरफ। ध्यान रखिएगा सूरत, क्योंकि सूरत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था। और सूरत में पहले से आपको पता है किसी के आसपास, ठीक है, पुर्तगीज सब मंडरा रहा था, ठीक है। और 1613 में देखेंगे आप तो अंग्रेज भी यहाँ पे सब आ जाएगा, लेकिन अंग्रेज सब अभी नया नया आया हुआ है, थोड़ा समय लगता है माहौल बनने में, ठीक है। तो सूरत में भी सब बनाया। उसके बाद से ये सब इधर आया, बंगाल की तरफ आया सब, ठीक है। बंगाल की तरफ देखेंगे आप तो 1627 में सबको पहली बार परमिशन मिला, ठीक है। अब 1627 में आप खुद एज्यूम कीजिए कि उसमें बंगाल का क्षेत्र मुगलों के अधीन हुआ करता था। और उस समय शासक 1627 में, ठीक है, जहांगीर था, जहांगीर की मृत्यु 1627 में होगी, ठीक है। तो उसी समय देखेंगे तो शाहजहाँ आएगा और शाहजहाँ सबको क्या देगा, परमिशन देगा कि बालासोर में, माने पीपली में क्या करो, फैक्ट्री, ठीक है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चल के पीपली से बालासोर में इस फैक्ट्री का, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा इस व्यापारिक केंद्र का। अब यही है, देखिए कि आपको ध्यान होगा कल मैंने पढ़ाया हुआ था, पुर्तगालियों को भगा दिया था शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने भगाया हुआ था, वो लोग बड़ा लूटपाट मचाता था सब, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। अब शाहजहाँ को एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल गया, अब व्यापारिक कंपटीशन हो रहा है, एक योग्य शासक था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इन डचों को चिनसूरा में 1653 में परमिशन दे दिया कि भाई, ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र खोल सकते हो। तो शाहजहाँ ने चिनसूरा में दे दिया। और इसी चिनसूरा में आगे चल के डचों ने गुस्तावकल, ध्यान रखिएगा, गुस्ताउल है यहाँ पे, गुस्ताकल भी बोलते हैं, गुस्ताउल किला का, ठीक है, सब निर्माण किया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीपीएससी और एग्जाम दे रहे हैं तो बड़ा पूछा जाता है इस प्रश्न को कि डचों ने पटना में कब व्यापारिक फैक्ट्री का स्थापना की थी। तो वो टाइम पीरियड है 1632। ध्यान रखिएगा, बहुत ऑथेंटिक बीपीएससी इसी को मना हुआ है। 1632 में कासिम बाजार पटना में डचों के द्वारा व्यापारिक कंपनी का स्थापना की गई। और वहाँ से सोरा और अफीम को लाया जाता था। बिहार तो इसे भी अफीम के लिए देखिए बहुत फेमस, ठीक है, जगह है, आगे अंग्रेज भी खूब इसका यूज करेंगे, सोरा और अफीम, ठीक है। और यहीं पे कासिम बाजार में रेशम उद्योग भी यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, एक कारखाना भी खोला गया। और आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी, अगर आप बिहार के होंगे तो ये कासिम बाजार जो पटना में जो फैक्ट्री खुला हुआ था आज वर्तमान में, उसी जगह पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वही पटना यूनिवर्सिटी है जो कभी आईएएस का रिजल्ट पूरे भारत में, ठीक है, टॉप लेवल का होता था, ठीक है। अब अभी थोड़ा स्थिति खराब है लेकिन फिर भी होता है, ठीक है। तो पटना यूनिवर्सिटी के जगह पे ही ध्यान रखिएगा,
ठीक है, उसी जगह पे कासिम बाजार पटना वाला क्षेत्र मौजूद था। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पुर्तगाली सत्ता पर यहाँ पे डचों का प्रहार। अब पुर्तगाली सत्ता पर देखिए किस तरीके से डचों का यहाँ पे प्रहार हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल ठीक है चीज़ है कि पुर्तगाली सब आया हुआ है, ठीक है। तो अधिकतर अपना ध्यान देखिए ये सब कहाँ कर रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया में, और पहले से दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगाली लोग ठीक है मौजूद है। डच लोग भी यहाँ पे चला गया। कभी कभी थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाता है, बोलते बोलते लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा इशारा वही है कि यहाँ पे पहले से कौन है, पुर्तगाली है। अब यहाँ पे डच भी आ गया, तो स्वाभाविक है कि ठीक है थोड़ा सा तो टक्कर यहाँ पे होगा ही होगा, और यही टक्कर हो रहा है। देखिए टक्कर होने का परिणाम है कि यहाँ पे हर एक युद्ध में देखेंगे तो डच पुर्तगालियों को ठीक है मार गिराएगा सब, ठीक है, वहाँ से वो सबको भगाने लगेगा, पुर्तगालियों को ठीक है सुपड़ा साफ कर देगा दक्षिण पूर्व एशिया से। अम्बयोना को जीत लेगा सब। 1619 में मसाला द्वीप पे कंट्रोल कर लेगा। 1658 में जो श्रीलंका में जो कभी ठीक है पुर्तगालियों का ही कंट्रोल हुआ करता था, यहाँ भी जीत लिया सब। 1641 में फाइनली जिसको दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापारिक केंद्र समझा जाता था मलाक्का को, यहाँ पे भी पराजित करके ठीक है स्थापना कर लिया। और वहीं पे ठीक है जो मैंने शुरू में बताया था कि बटाविया को, जो वर्तमान में इसको जकार्ता बोलते हैं, इसी को सब अपना दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापारिक केंद्र बनाया। तो देखिए अब दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा जो इलाका है ये मसाला के लिए बहुत फेमस था, ठीक है, और मसाले के व्यापार पे पूरा सब ये सब क्या कर एक अधिकार कर लिए, एक छत्र अब यहाँ पे राज करेगा। क्योंकि अंग्रेज लोग थोड़ा सा लेट से आएगा, ठीक है, 1608 में आएगा, और ये लोग थोड़ा पहले आ चुका है, 1605 में भारत में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कि और क्या होगा भारत में। ये तो हम लोग बात किए अभी, ठीक है, जैसे पीछे आप लोगों ने देखा जस्ट अभी, ये हुआ था दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। भारत में क्या कंपटीशन हुआ, तो 1632 में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को निष्कासित ये सब करवा दिया। अब यही है कि शाहजहां ने, जो मैंने चर्चा किया हुआ था, ठीक है, कि हुगली में जो पुर्तगालियों का जो बस्ती बसा हुआ था, व्यापारिक केंद्र था, बड़ी सब लूट मार मचाया था, शाहजहां ने भगा दिया। तो शाहजहां ने सही नहीं भगाया, ठीक है, बल्कि वो डचों ने जाके काफ़ी ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि कन्विंस किया शाहजहां को, तब जाके ये सबको ठीक है निकाल दिया। तो देखिए पहला तो जीत तो सबका ऐसे ही हो गया। 1659 तक आते आते तंजौर के क्षेत्रों को जीत लिया। इधर जो कोरोमंडल का जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो इलाका है, समझ जाइएगा, ये पूर्वी जो तट है ना, इसको कोरोमंडल बोला जाता है, और पश्चिमी तट का जो कुछ एरिया है कर्नाटक तक का, इसको मालाबार, इसके ऊपर कोंकण आएगा, ठीक है। इधर भी ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश के ऊपर, तो यहाँ पे सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गोवा और मालाबार यहाँ पे क्या कर दिया, सब हमला कर दिया। इधर पूर्वी कोरोमंडल तट पे, सॉरी मालाबार तट पे इधर गोवा है, यहाँ पे भी सब अटैक कर दिया, काफ़ी डैमेज किया सब डचों ने पुर्तगालियों को। और मालाबार तट पे सोचिए, मालाबार तट पे सब बनाया हुआ था, वो क्या बोलते हैं कि मद्रास वाले क्षेत्रों पे सब जो व्यापार कर रहा था, कपड़ा वगैरह, पिछला क्लास आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, तो जरूर आप लोगों को ध्यान होगा कि वस्त्र वगैरह का ठीक है लोग खरीद बिक्री करता था यहाँ से ले जाके, वहाँ पे सबको डैमेज कर दिया। यहाँ पे भी सबका ठीक है एक तरीके से कमज़ोर कर दिया सब। 1659 से 63 के बीच यहाँ पे कोचीन पर कब्जा किया। ये वही कोचीन है जो सबसे पहले पुर्तगालियों की ठीक है जो व्यापारिक बस्ती जो बसी थी, कोचीन में बसी हुई थी, इसको सब दुर्ग से घेरा हुआ था, आया सब ठीक है उखाड़ दिया और अपना कंट्रोल कर लिया डचों ने। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे भारत में हो चाहे दक्षिण पूर्व एशिया पे हो, हर जगह पुर्तगालियों को ठीक है डचों से प्रतिस्पर्धा हो रहा है, और इसमें जीत कौन रहा है, डच जीत रहा है सब। अब दूसरा होता है डच अंग्रेजी संघर्ष, है कि नहीं है। ये वही वाली कहावत हो जाएगी, ठीक है, कि जब आपके सामने एक शेर है, ठीक है, अब बगल में अगर सवा शेर है तो फिर देखने में मजा आएगा ना। ये वही चीज़ है, डच अगर शेर है तो अंग्रेज यहाँ पे सवा शेर है। कारण क्या है, देखिए यहाँ पे डचों का बढ़ता व्यापार, अंग्रेज भी आ गया सब। और आपको जान के ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे आपको अगर मिडेवल का अगर नॉलेज हो तो फिर मज़ा आ जाएगा कि डचों को उतना रियायत नहीं मिला जितना रियायत अंग्रेज़ों को मिला। शुरू में डचों को मिलेगा, शाहजहां वगैरह देता है, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद से फर्रुखशहर जैसे जब शासक आएगा सब, तो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों को इतना अधिकार मिल जाएगा, एक से एक मुग़ल फरमान जारी होगा। और वही जो मुग़ल फरमान होता है, ठीक है,
अंग्रेजों के लिए आगे बढ़ने का एकदम प्रेरणा स्रोत हो जाता है, उस सबको मन मने बढ़ाने का एक, ठीक है, मौका मिल जाता है। थोड़ा सा मतलब उसका आप लोग ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके चीज़ों को और अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था, तो डच यमुना घाटी मध्य भागों से यही नील का, ठीक है, उत्पादन करवा रहा था सब, नील अपना खरीद रहा था सब, और मसूलीपट्टनम से उसको निर्यात करता था। बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल, ये तीनों क्षेत्रों से लोग वस्त्र का अधिकतर मात्रा में निर्यात करता था, बहुत अधिक, ठीक है, वस्त्रों का श्रेय डचों को दिया जाता है। और अफीम और चावल देख पा रहे हैं आप, गंगा घाटी का जो क्षेत्र है उस गंगा घाटी से मिल जा रहा था, बिल्कुल गंगा के किनारे, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वहाँ से सबको बड़ी मात्रा में अफीम, चावल, क्योंकि चावल के लिए अधिक मात्रा में वर्षा चाहिए, अफीम के लिए अधिक मात्रा में वर्षा चाहिए। जो गंगा के किनारे रहने वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जनरली सिंचाई का साधन मौजूद होता है, मानसूनी, ठीक है, जलवायु भी है, कोई समस्या नहीं है। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहीं 1717 का समय, क्योंकि उस समय देखेंगे तो 1707 में, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इधर, ठीक है, 1707 में औरंगजेब की, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद से अयोग्य शासकों का लाइन लग जाएगा, फिर आएगा बहादुर शाह प्रथम आएगा। अब बहादुर शाह प्रथम के बाद जो अगला जो शासक आएगा, ठीक है, वो होगा फर्रुखसियर, और इस फर्रुखसियर को भी सैयद बंधुओं के द्वारा यहाँ पे हटा दिया जाएगा, और एक, ठीक है, बहुत रंगीन मस्त, ठीक है, शासक आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो देखिए कैसे चीज़ें चल रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 1717 में, ठीक है, फर्रुखसियर का तबीयत खराब हो गया, मैंने मरने वाला था। अंग्रेजों का टीम गया उसके पास, उसमें एक हाउटमैन के नाम के, ठीक है, एक डॉक्टर थे। देखा, पूछा क्या है फर्रुखसियर, ठीक है, अपनी स्थितियों से अवगत कराया, फिर उन अंग्रेजों की टीमों के द्वारा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कराया गया फर्रुखसियर का, और फर्रुखसियर ठीक हो गया। अब देखिए मुगल शासक था, ठीक हो गया, मरने वाला था, इतना अंग्रेजों को अधिकार दे देता है दिल खोल के, मतलब ये सब का, ठीक है, पूरा पूरा ये सबको बंगाल दे देगा, बंगाल मात्र 3000 रुपया में दे देगा, कि मैंने वार्षिक सालाना, ठीक है, कर जाओ भाई, कर मुक्त व्यापार करो। सूरत ही सबको 10,000 में बेच देगा अंग्रेजों को, और बोलेगा कि जो तुम बम्बई में, जो वही जो पुर्तगालियों से दहेज मिलता है, जो बम्बई, पिछला क्लास आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया हुआ था, हिट किया हुआ था, बम्बई में बोला गया कि जो भी सिक्का ढाला जा रहा है ना, उस सिक्का को तुम लोग पूरे मुगल साम्राज्य में तुम लोग चला सकते हो। देखो इतना बड़ा अधिकार ये कोई शासक कैसे दे सकता है, यही ठीक है, इसको बोला गया मैग्ना कार्टा बोला गया, इतना खतरनाक अधिकार दे दिया गया, ठीक है, अधिकार कोई एक तरीके से क्या बुलाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। चाहे आज फंडामेंटल राइट की बात कर लें, चाहे, ठीक है, 12वीं 13वीं शताब्दी में जो पहली बार ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा की अवधारणा आई थी, आप उसकी बात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजों की शक्ति क्या हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। अब सोचिए एक को इतना मतलब संरक्षण मिल रहा है, दूसरा बेचारा, ठीक है, घूम रहा है, समस्या तो होगा ही होगा। अब डचों को भाई समस्या होना शुरू हो गया, आओ देखा ना तो देखा। सूरत और बॉम्बे, ध्यान रखिएगा, सूरत में अंग्रेजों का केंद्र था, बॉम्बे में केंद्र था, इस सब का कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बिगाड़ने लग गया, क्योंकि अंग्रेज सबसे अधिक मजबूत सूरत में, इधर बम्बई में था सब, और दूसरा था सब यहाँ पे बंगाल में, दक्षिण में भी था यहाँ पे, लेकिन दक्षिण में, ठीक है, धीरे 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 पर जो स्थितियाँ है इस सब का अनुकूल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। अब यहीं से संचार सब बिगाड़ने लगा, और यहाँ पे भी इस सबको डैमेज करने का प्रयास करने लगा। देखिए डच तो रणनीति सब ठीक बनाया है, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। कारण यही है, सफल नहीं होने के कारण फर्रुखसियर, मैग्ना कार्टा, आर्थिक शक्ति, मैं बार बार बोलता हूँ, आर्थिक शक्ति अगर सैनिक शक्ति, नौसेना शक्ति की यहाँ पे नींव होती है, तो भाई उस सबको तो लाभ मिल रहा है, कोई समस्या है नहीं। एक मरेगा 10 रखेंगे, ठीक है, गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, और नौसैनिक जो श्रेष्ठता है ब्रिटेन का शुरू से ही बहुत मजबूत रहा है, कोई डाउट नहीं था यहाँ पे। लेकिन डचों ने गलत जगह से पंगा ले लिया, डचों द्वारा अंग्रेजी जहाज पर कब्जा कर लिया गया। देखिए बे ऑफ बंगाल में, इन क्षेत्रों में, ठीक है, 2-4 जहाज था, अंग्रेजों का कब्जा कर लिया, अंग्रेज सब भड़क गया, बोला बहुत हो गया, ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा बेदरा का युद्ध। अब इस बेदरा का युद्ध, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग युद्ध है। देखिए इसमें क्या होता है, तो मीर जाफर को गद्दी से सब अंग्रेज सब हटा देगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। 1757 में देखिए हुआ था,
प्लासी का युद्ध आपको पता है। और इस प्लासी के युद्ध में ठीक है सिराजुद्दौला जो था नेतृत्व किया था। और सबसे इसका जो धोखाधड़ी जो किया, जो इसका सेनापति था मीर जाफर किया, जाके अंग्रेज़ों से मिल गया। मीर जाफर जब अंग्रेज़ों से मिल गया ठीक है, तो अब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने ठीक है प्रलोभन दे दिया कि भाई तुमको ठीक है प्लासी युद्ध में हमारा सहयोग करो, अगला नवाब बंगाल का तुम ही बनोगे। तो ध्यान रखिएगा 1757 में अगला नवाब यही बन गया, मीर जाफर बन गया। अब अगला नवाब मीर जाफर बना, इसका मतलब कि भाई अपनी ठीक है योग्यता के हिसाब से तो नहीं बना है, किसी के पहल पे बना है। अब अंग्रेज लोग इसको निचोड़ने लगेगा सब पूरा नींबू की तरह, बोलेगा कि मीर जाफर ठीक है सोना का बोरी के समान है, जितना हाथ डालो उस पर ठीक है, जितना मन करे सोना निकाल लो, वो बोरी खाली ही नहीं होगा। ये हालत है मीर जाफर, इसका हालत ख़राब हो जाएगा। जब हालत ख़राब हो जाएगा, अंग्रेज़ों की मांगों से तंग आ जाएगा, तो मीर जाफर लगेगा प्लानिंग करे कि भाई जो दूसरा जब होता है सब चीन सूरा में डच सब देखता है कि भाई वहाँ सब डच सब है, विदेशियों को मारेगा, वहीं लोग हमारा सहयोग कर सकता है। चला गया डचों के पास और जाके सहयोग मांगा। अब यही मौका मिल गया, यहाँ पे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए पढ़ने का कितना मज़ा आ रहा है। 1759 में देखिए एक तीर से क्लाइव, चूँकि यही होता है 1757 का जो युद्ध का नेतृत्व किया था क्लाइव ठीक है, कर्नाटक युद्ध का किया था, यही वो क्लाइव है। यहाँ पे भी भाई इसका तो दिमाग का कोई जवाब नहीं था उस समय ठीक है। क्लाइव इसने बेदरा के युद्ध में एक तीर से दो निशान क्या किया, तो एक तो ठीक है डचों को हरा दिया, और दूसरा मीर जाफर को जो इनकी मांगों को मतलब इनकी मांगों से तंग हो चुका था, जो जाकर डचों से मिला था, इसको भी यहाँ पे ठीक है नवाब के पद से हटा के इसके दामाद जो मीर कासिम होता है उसको नवाब बना देगा। तो देखिए क्या हुआ, 1759 में बेदरा का युद्ध कोलकाता के आसपास का क्षेत्र है। इसी युद्ध में अंतिम रूप से डचों को अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से पराजित कर दिया। अब डच अपना बोरिया बिस्तर समेट के सब भाग गया पूर्वी एशिया तक, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है वहाँ चला गया, और वहीं से सब अपना व्यापार करने लगा। फिर से सब मुड़ के भारत में नहीं देखा सब ठीक है, और यहाँ से अब अंग्रेज़ों की पूरी तरीके से जीत हो गई। तो कुल मिला के मामला देखिए यही था ठीक है। अब यहाँ पे योगदान देखिए डचों का क्या योगदान रहा, बड़ा सिंपल है ठीक है, वस्त्र व्यापार, एक ही योगदान है उसका। एग्जाम में आए वस्त्र को लेके सीधे आप डचों को मार दीजिए। और यही वस्त्र व्यापार इतना अधिक यूरोप में सप्लाई किया गया कि आगे चल के इंग्लैंड को लगेगा कितना डिमांड है वस्त्र का, खासकर भारत के वस्त्रों का, सूती वस्त्र ठीक है, जो पहनने में जो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। आगे चल के इंग्लैंड वस्त्र उद्योग का केंद्र बन जाएगा। और देखिएगा आगे चल के जब हम लोग अब कर रहे हैं ना ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके से भारत से कपास ले जा के कच्चा माल ले जाके वहाँ पे जब औद्योगिकरण होगा तो वहाँ से तैयार माल को सुंदर सुंदर कपड़ा बना के लेके यहाँ पे लाया जाएगा। और पूरी तरीके से ठीक है भारत के साथ उल्टा होने लगेगा। एक समय था जब भारत से कपड़ा ठीक है यूरोप में जाता था, अब कपड़ा उल्टा लगेगा, यानी यूरोप से कपड़ा भारत में लगेगा। यानी तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सब हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ों का जब ठीक है जब भी औद्योगिकरण की नीति आएगा तब। यहाँ पे क्या हुआ, वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। और ठीक है इंग्लैंड में जो बोला जाता है ना मैनचेस्टर ठीक है, वो वही जगह है वस्त्र उद्योग के लिए ठीक है। श्रीलंका शायर, लंका शायर बोला जाता है ठीक है। ये सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा नाम सुन लीजिए, आगे मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। पतन के कारण क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ पे, चूँकि ये भी सरकार के अधीन है ठीक है। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि उसका पकड़ जो था सरकार का वहाँ पे, डच सरकार का ठीक है, इसका नियंत्रण अधिक था। जब भी देखिए मतलब ज़रूरत से अधिक नियंत्रण होगा तो फिर सामने वालों को ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, समस्या उसको आएगी ही आएगी। भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी थे, क्यों नहीं रहेगा सर। वेतन कम था, जो मोटिवेशन होना चाहिए काम करने के लिए, सैलरी देखिए ठीक है बहुत ज़रूरी है बढ़ना, तभी एम्प्लॉय कोई भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। आधा नहीं तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उत्साह का उसके अंदर अभाव हो जाएगा। और यही हुआ डचों के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ठीक है, इसके पास साधन अधिक था। अब ब्रिटेन से पूरा पैसा देखेंगे, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गई ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी, उसमें तो और इतना अधिक लोगों का पैसा लगा रहता है, प्राइवेट पूंजी उसमें इतनी लगी रहती है, टिक ही नहीं पाएगा, साधन अधिक है यहाँ पे। स्वतंत्रता इसको अधिक मिली, चाहे फारूक शहर की हम लोग बात कर ले, कितना बड़ा अधिकार दे दिया कि भाई तुम लोग मुद्रा ढाल के पूरे ठीक है मुगल साम्राज्य में चलाओ, वैसे कौन नहीं कर पाएगा।
अभी आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दे कि आप भाई तुम मुद्रा चलाओ, 2000 का नोट छाप के, ठीक है, तुम पूरे भारत में चला सकते हो, आदमी रातों रात, ठीक है, अमीर आदमी बन जाएगा। यही हुआ अंग्रेजों के साथ। और उसका आप यूज अब कुछ भी कर लीजिए, सेना बनाइए और व्यापार कीजिए, ठीक है, गोला बारूद मंगाइए, कुछ भी कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया पे यहाँ पे सबसे अधिक ही सब ध्यान दिया। एक होता है ना, मतलब एक तीर दो निशान, ठीक है, ये चीज़ ये सब चाहा था कि कर लेंगे, कि दक्षिण पूर्व एशिया को भी मैनेज कर लेंगे, मैंने इधर में बना रहा हूँ, और भारत को भी मैनेज कर लेंगे। बेचारा सब, ठीक है ना, घर का न घाट हो जाता है, चला जाएगा सब। पुनः इस अंग्रेजी के अंत में बेदारा युद्ध में सबको हरा के भेज दिया जाएगा कि जाओ जहाँ से आए हो, अर्थात इंडोनेशिया की तरफ भेज दिया जाएगा। अंग्रेज फ्रांसीसी से ये सबको युद्ध करना बड़ा भारी, ठीक है, पड़ गया। शुरू में देखेंगे तो अंग्रेज और डचों का बनता है, लेकिन बाद में जाके मामला गड़बड़ हो गया। फ्रांसीसियों से सब क्या किया, सब युद्ध कर लिया पौंडीचेरी को लेके। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के कारण था। और कारण कैसे नहीं होगा, आपको यूरोप के इतिहास को समझना पड़ेगा कि उस समय जो बड़ी शक्ति थी, इंग्लैंड में दो ही शक्ति थी, एक फ्रांस था और एक यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह हुआ करता था, लेकिन फ्रांस की शक्ति के आगे ब्रिटेन बहुत पीछे था। तो यहाँ युद्ध करने का मतलब कि आपको वहाँ पे यूरोप में जाकर सब वहाँ पे डैमेज कर देगा, और यही काम फ्रांस के द्वारा किया गया। तो हर हाल में देखिए डचों ने, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम किया भारत में, अच्छा व्यापार भी किया, अच्छा मुनाफा भी कमाया, लेकिन यही है, इतिहास की धारा को कोई रोक नहीं पाया है, निरंतर चलते रहेगा चलते रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे तो अंग्रेज़ों का देखेंगे फिर, ठीक है। हर एक क्लास इसी तरीके से चलता रहेगा कि क्लास में ही आप लोगों को सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, यहाँ पर मैं क्लियर करा के आप लोगों को छोड़ूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सोचिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर होगा तो कितने लोग, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आर्थिक संसाधनों की उनकी बचत हो जाएगी, गांव के बच्चे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को, ठीक है, कर पाएंगे, बड़े बड़े लक्ष्यों को टारगेट यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद।